हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्विज नंबर 4.1 शुरू कर रहे हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ये आपका यूनिट नंबर 4 शुरू हो रहा है आज से। और मैं हूं सूरज, और आज से हम आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है ये। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम एंड देयर कंपैरिजंस। एंड स्टेटमेंट 2 है आपका, इट सीक्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन नंबर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो फिर से भी चार इसके ऑप्शंस हैं आपके, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो चलिए हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम एंड देयर कंपैरिजंस। यही तो होता है ना, नाम ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका यार। तो उस काम ही तो यही है ना, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, इसकी सिस्टमैटिक स्टडी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हमें दूसरों की बात, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में नहीं जानकारी होगी, हम अपनी कंट्री के बारे में अच्छे से खुद भी नहीं जान पाएंगे। जैसे कि ये बात होती है ना कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर ओन कंट्री विदाउट ए नॉलेज ऑफ अदर्स। इसका सबसे ईजी एग्जाम्पल देखिए आप। जब तक आपको ये ना पता हो कि नॉर्थ कोरिया में कैसे राइट्स का हनन होता है, कैसे डिक्टेटरशिप वहाँ पर है, हम कैसे अपनी कंट्री को अच्छा मानेंगे। यार हम तो इंडिया में बहुत अच्छे से रहते हैं और हमारे पास तो अच्छे खासे राइट्स है जिसे हम एंजॉय करते हैं। या फिर हम जब तक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को नहीं जानेंगे, जब तक हम यूएस के और बाकी कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में कितने और ज़्यादा राइट्स हैं, कितनी अच्छी जीवन की दशा वहाँ पर है, ये सारी चीज़ें नहीं जानेंगे, तो हम कैसे अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेंगे कि यस वी कैन लीड टू बेटर लाइफ, हमें बेहतर सोसाइटी भी, इससे भी बेहतर सोसाइटी मिल सकती है अगर आप मेहनत करें तो। हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? ठीक है, तो ये बात होती है। तो ये तो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इट सीक्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज अमॉन्ग नंबर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। यस, इसका काम ही है ये, ठीक है ना, कि ये करती क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक जनरलाइजेशन पे आती है, ठीक ना। और ये बात जानते हैं कि जब तक हम कंपैरिजन नहीं करेंगे बाकी देशों के गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, हम एक वैलिड जनरलाइजेशन पे नहीं आ पाएंगे। हम एक स्टेटमेंट नहीं निकाल पाएंगे, एक जनरल स्टेटमेंट नहीं निकाल पाएंगे कि गवर्नमेंट को ऐसे होना चाहिए, ये बेहतर है, वो खराब है, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे हम। ओके, ठीक है ना। तो यहाँ से कंफर्म हो कि दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि रीज़न भी उसमें मिल रहा है, मतलब यानी कि आपका इसमें ऑप्शन ए सही होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। अब ये एक बात और देख सकते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है? इट इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ना ऑफ पैटर्न्स, रेगुलरिटीज, ट्रेंड ऑफ ऑल दिस पॉलिटिकल सिस्टम। जितने भी वर्ल्ड के पॉलिटिकल सिस्टम है उनमें आसान भाषा में सबसे यही होगा कि उनकी सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, जनरल पैटर्न, ट्रेंड्स, इन्हीं सब पर कंपैरिजन करके हम एक प्रॉपर स्टडी करते हैं ताकि हम इन देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पॉलिटिकल इकोनॉमी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एम्ब्रेसेस द स्टडी फ्रॉम द परसेप्ट्स ऑफ। तो 3 स्टेटमेंट हैं आपके, ये ऑप्शन है। द क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी ट्रेडिशन। ऑप्शन 2 क्या है? द मार्क्सियन ट्रेडिशन। एंड ऑप्शन 3 क्या है? ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमीज विच यूजेस स्टैटिस्टिकल एंड मॉडलिंग टेक्निक्स। अब देखिए, ये हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये क्या लिखा है? स्टैटिस्टिकल, ये पॉलिटिकल है यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल एंड मॉडलिंग टेक्निक्स। हम जब 2-3 कंट्री में कंपैरिजन करेंगे तो हम कुछ डेटा निकालेंगे और उसके स्टैटिक्स का यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है कि 3 सही आंसर है। ओके, 3 सही आंसर है, मतलब 3 तो होगा ही होगा। तो इसको एलिमिनेट करते हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं 1 और 2 में देखते हैं, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं हम इन टर्म्स को, जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है? इट रिफर्स टू ए इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। जैसे कि सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स के इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी, जिससे कि हम उन पॉलिटिकल फैक्टर्स को डिटरमाइन कर पाएँ
जो एक नेशन में एक नेशन में उनके इकोनॉमिक आउटकम्स को दर्शाती है, ठीक ना। इट एक्सप्लेन द क्रूशियल रोल ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक आउटकम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। आप पढ़े होंगे मर्केंटलाइज्म, ठीक ना, आपने पढ़ा होगा मर्केंटलिज्म। तो उसी के रिएक्शन के रूप में आपका आया था पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। आपने सुना होगा वो जो स्कॉटलैंड के दो फिलोसफर थे, एडम स्मिथ एंड डेविड ह्यूम। कौन कौन थे? एडम स्मिथ एंड डेविड ह्यूम। तो ये दो फिलोसफर्स थे, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टडी शुरू की थी। और अब देखेंगे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है मोर और लेस एक मोरल फिलोसफिकल अप्रोच है, ठीक है, एक फिलोसफिकल अप्रोच है। और यहीं से भी आप देखेंगे कि मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, ये लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये कार्ल मार्क्स या फिर फ्रेडरिक एंजल भी जुड़े हुए हैं तो ये भी लोग, इसमें ऑप्शन बी भी सही होता है, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन। और पॉलिटिकल इकोनॉमी कॉमन सेंस की बात है। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एम्ब्रेसेस द स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पहले ही देखा 3 भी सही है, 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। विच वन इज ए रीजन फॉर स्टडीइंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए इन सब में कौन सा एक रीजन है सबसे महत्वपूर्ण है? चलिए, इट इज फन एंड इंटरेस्टिंग एंड वन लर्न्स अ लॉट अबाउट अदर कंट्रीज, रीजन एंड वर्ल्ड। यस, किसको 20 कंट्रीज के बारे में पढ़ करके कंपेयर करके स्टडी करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट इज़ फन एंड इंटरेस्टिंग, ये तो सही है। अब अगर ये ऑप्शन नहीं होता ऑल ऑफ द अबव, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ यार क्या पता सही हो। हम बाकी दोनों ऑप्शंस को भी देखते हैं कि ये दोनों सही है कि नहीं। स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स विल हेल्प ए पर्सन ओवरकम एथनोसेंट्रिज्म। यस, एथनोसेंट्रिज्म, एक ही जगह पर हम, मतलब एक होता है ना कुएं का मेढक वाला स्थिति, तो उससे निकलने में हेल्पफुल होता है कि नहीं होता है ये, अगर हम बाकी देशों को कंपैरिजन करते हैं तो। ये भी सही है। अब हम यहीं पर रुक के भी अगर कहते हैं कि अगर 2 ऑप्शन सही है तो कॉमन सेंस की बात है कि इसमें वो तो नहीं कि ए एंड बी ओनली, एक ही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो यही सही होगा। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन सी को देखते हैं कि क्या है ये। वी स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिकॉज दैट इनेबल्स यूज टू अंडरस्टैंड हाउ नेशन चेंज एंड पैटर्न दैट एग्जिस्ट। यस, ये जो चेंज का पैटर्न है, हम जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो चेंज के पैटर्न को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, आप एक बात ध्यान देंगे, ये चीज़ तो पहले यूपीएससी में होती थी, अब ऐसा नहीं है। लेकिन आमतौर पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, तो मैं आंख बंद कर कर कोई टिक मारने को नहीं बोलूँगा। लेकिन यस, 90% केसेस में ऐसा होता है। ये कोई ऐसा भी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली 90%, मतलब मोर और लेस ऐसा होता है कि ऑल ऑफ द अबव आंसर उसका होता है। अगर कई ऑप्शन है छोटे मोटे, स्पेशली यूजीसी नेट के एग्जाम में, ठीक है। यूपीएससी में भी ऐसे पहले होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वहाँ से हट रहा है। इन फ्यूचर एनटीए भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, लेकिन अभी भी ऐसे पूछती है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो सकता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कॉर्पोरेटिज्म केम टू बी सीन बाय मेनी सोशल साइंटिस्ट एज न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, possibly a successor of to capitalism. Which of the following defines a corporate state? कॉर्पोरेट स्टेट को इनमें से क्या डिफाइन करता है? ठीक है, तो अब देखते हैं हम एक बात और कि हम ऑप्शन पहले देखते हैं। स्टेट इन विच डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स टेक टर्न्स ड्राफ्टिंग पब्लिक पॉलिसी। आपको लगता नहीं ये कॉर्पोरेट जो होता है थोड़ा मतलब बिजनेस टाइप में साउंड कर रहा है?
कोई बिजनेस चल रहा है, आप बिजनेस नहीं, कॉरपोरेशन थोड़ा एक होता है ना कि एक बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, प्रॉपर बढ़िया से बिजनेस चलता है उसमें, ठीक है। तो इन ऑप्शन पे ध्यान देते हैं हम। A state in which labor, business and government negotiate policy. A state in which labor union decide how to run government. यार ये तो वही बात हो गई ना मार्क्स वाली, ठीक है। तो ये दिस इज नॉट द करेक्ट। A state in which companies servicing contracts for the government directly, देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, डायरेक्टली डिटरमाइनिंग पब्लिक पॉलिसी। या पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट का काम है, डायरेक्ट एक कोई प्राइवेट कंपनी कह सकते हैं तो वो डिटरमाइन करे कि दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपका कॉर्पोरेटिज्म क्या होता है। देखिए, कंटेम्प्रोरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिफाइंस ए कॉर्पोरेट स्टेट एज अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग बिटवीन लेबर, कैपिटल एंड गवर्नमेंट। ये कॉर्पोरेट स्टेट का डिफिनेशन में ही स्टार्टिंग में आता है, ठीक है, कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम या प्रोसेस जिसमें कि एक प्रॉपर बार्गेनिंग होती है लेबर, कैपिटल और गवर्नमेंट में। लेबर यानी कि मजदूर, ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस, बिजनेस यानी कि बिजनेसमैन और गवर्नमेंट बीच में एक मिलिट्री का रोल प्ले करती है और प्रॉपर उन लोगों की भी बार्गेनिंग हो पाए ताकि जिससे कि एक अच्छे से बिजनेस भी चल पाए, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ना हो, लेबर राइट्स का उल्लंघन ना हो। तो ऐसी पॉलिसी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, कॉर्पोरेटिज्म आपका 1970s में आया था, ठीक है, 1970s में आया था। कोई यूरोपियन कंट्री, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में लाइक ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जितने भी, फिनलैंड, आयरलैंड, जितने भी लैंड थे, ठीक है सर। तो वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादा ये फेमस था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अप्रोच, ऐसा प्रोसेस जिसमें लेबर, बिजनेस और गवर्नमेंट ये तीनों मिलकर पॉलिसी पर नेगोशिएशन करते हैं, पॉलिसी नेगोशिएट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज विद रिगार्ड टू इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल, ओके आई विल, मैं इसको सही करूंगा, इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच रिलेट टू द इम्पोर्टेंस स्टडी विद रिगार्ड टू institutional functional approach relate to, options are Aristotle, Newman, Macreadis and Herman. Okay, तो अब देखिए, ये इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच आप जानते ही होंगे, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। डिटेल में पढ़ने का काम यहाँ आप बाकी यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं, क्योंकि यार अभी मेरा फोकस सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना है। अगर जितना मुझे टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व कराने में, अगर मैंने इन सारे टॉपिक्स पर अलग से लेक्चर लिया होता तो मुझे भी कम टाइम लगता, लेकिन थोड़ा बड़ा इसमें ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। बट इन डीप अगर आपको पढ़ना है ये सारी चीज़ें, तो या तो आप जेसी जौहरी सर की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, जेसी जौहरी सर की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, या फिर आप कहीं से भी, इन्हीं सोर्स, आप कहीं से भी अगर आपको लगता है कि हाँ किसी चैनल पर शॉर्ट में ठीक से पढ़ाया गया है, कोई भी चैनल, या वो लर्न विद लूसीफर हो गया, या जो भी ये सार कॉन्सेप्ट में शायद नहीं पढ़ाया गया है, कहीं से भी आप वहाँ से देख लीजिए। लेकिन चलिए हम आते हैं इस पर। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच का जो इंपॉर्टेंस स्टडी वाला फॉर्मूला है, ये किसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हरमन फिनर का। हरमन फिनर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। इन्होंने क्या बुक लिखी थी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ये बुक लिखी थी उन्होंने। तो यहां से इंपॉर्टेंस स्टडी वाला अप्रोच आता है। इसके अलावा एक कार्ल फेड्रिक ने भी एक बुक लिखी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। तो इन दोनों से हम रिलेट कर सकते हैं इसके आपको इंपॉर्टेंस स्टडीज को। अब देखिए एक बात और,
कि जब यूजीसी नेट के एग्जाम में जब बुक्स पूछते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि यार बुक हवा में पूछ लेते हैं वो लोग। अब समझिए, आपके सिलेबस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उसमें आपका इंस्टीट्यूशनल फंक्शनल अप्रोच है, क्लियरली मेंशन्ड है। अब ये अगर ये अप्रोच मेंशन्ड है तो इसमें रिलेटेड कौन सा थ्योरी है, उसमें कौन से राइटर हैं, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, इन्हीं बुक से क्वेश्चन आएगा। ऐसे अगर आप बुक याद करने जाएंगे तब तो बहुत सारी बुक लिखी गई है आज तक के पॉलिटिकल साइंस के इतिहास में, कितनी बुक्स याद रखेंगे आप। ओके, तो ये हमें ध्यान देना होगा कि हमें कहाँ से बुक्स के नाम याद रखने हैं। मैं जल्दी ही एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं यूनिट वाइज बुक्स को कवर करूंगा, बुक्स को, थिंकर्स को। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, हरमन फिनर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो 4 स्टेटमेंट हैं यहां पर। ओके, 4 स्टेटमेंट है। दिस अप्रोच इज वेरी क्लोज टू पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ओके, एंड आफ्टर एक थिंकर थे, आफ्टर कॉल्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट और डेवलपमेंटलिज्म एज अनदर सिस्टमैटिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यस, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो 1 भी सही है एंड 2 भी सही है। इट implies the progression towards a goal by means of economic growth. It implies progression towards a goal by means of economic growth. जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उतना ही हम अपने गोल के नजदीक पहुंचते हैं। नाम ही डेवलपमेंट है यार, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना ही चाहिए डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे ये सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे सही स्टेटमेंट है। इसलिए देखिए सब में है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो सारे में ये है, ठीक है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द पीरियड ऑफ चेंज, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस रिगार्ड्स स्टेट primarily as an organization for the creation and enforcement of law and refuses to treat state as a social organization। क्वेश्चन में पूछा, एक कुछ नहीं लग रहा है, कोई लॉ टाइप में पूछ रहा है, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। अगर नहीं भी आता है तो आप लॉ को रिलेट करेंगे लीगल से। इसका सही आंसर क्या होता है आपका? लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है, लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अब देखिए, ये लीगल या फिर लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है, ठीक है, ये क्या होता है? इट इज ए फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द क्रिएशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। ये बोलता है कि स्टेट क्या है, स्टेट का काम क्या है? सिर्फ नियम बनाना। स्टेट ठीक से नियम बनाए हर चीज के लिए, उस उतना ही काम है। जैसे देखिए, इस अप्रोच के इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन? सिसरो हो गए, जीन बोदा हो गए, थॉमस हॉब्स, बेंथम, जॉन ऑस्टिन, डाइसी, ओके, तो सर हेनरी मेन, ये सारे लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थिंकर्स हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ये ज़्यादातर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं, लीगल बॉडीज, जस्टिस, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है आपका? कि ठीक से लॉज का इन्फोर्समेंट हो, बाकी सब अपने आप डेवलपमेंट होता रहेगा। अगर जस्टिस हो रहा है, लॉ का इन्फोर्समेंट सही से है, तो बाकी जस्टिस अपने आप सही है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अंडर द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डेवलपमेंटलिस्ट अप्रोच वाज क्रिटिसाइज्ड एज बीइंग, ऑप्शंस आर बायस्ड, एथनोसेंट्रिक, लेस देन यूनिवर्सल, ऑल ऑफ द अबव। तो इस वाली पीपीटी में लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही टाइपिकल मिस्टेक है, ठीक है, यूनिवर्सल जैसे हो गया, तो आई विल रेक्टिफाई दैट लेटर। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए सारी बात वो ये बात बोलते हैं वो कि बायस्ड है, एथनोसेंट्रिक है, डेवलपमेंटिस्ट अप्रोच को बोलते हैं, ठीक ना। यूनिवर्सल भी नहीं है। आप कई जगह देखेंगे डेवलपमेंटलिस्ट अप्रोच काम नहीं करती है। अफ्रीकन कंट्रीज में देख लीजिए आप, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट थिंकर भी इसका बुराई करते हैं, बोलते हैं कि
ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाले फिनोमिना को ये इग्नोर करता है, ठीक ना। इंटरनेशनल मार्केट, इकोनॉमिक फोर्सेस, डिपेंडेंसी थ्योरी को भी ये इग्नोर करता है। तो एक था ना डिपेंडेंसी थ्योरी, अब पढ़ेंगे आईआर में डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है। तो डिपेंडेंसी को भी ये इग्नोर करता है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अंडर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म it is assumed that the purpose of a constitution is to protect rights and limit government. Any provision that has the status of higher or fundamental law has constitutional status. The focus is on the total composition, shape and form of a state. The values of conservative citizens are given less respect and protection. देखिए, अब हम देखते हैं कि इनमें से सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा है, पहली बात तो ये, और इनमें से सबसे गलत स्टेटमेंट, मतलब गलत को छांटते हैं एक तरीके से आंसर ये आ जाएगा, सबसे सही को देखते हैं वो आ जाएगा। इट इज अज्यूम दैट द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड लिमिट गवर्नमेंट। लिबरलिज्म का यहीं से इसेंस इसी स्टेटमेंट से निकलता है। उसका काम ही क्या है, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और उन राइट्स को ज़्यादा कौन नहीं मतलब ज़्यादा उस पर इंक्रोच कौन करता है, स्टेट करता है, तो लिमिट गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना और इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, यही लिबरलिज्म का मेन फोकस रहा है। आते हैं ऑप्शन डी पे, देखिए द वैल्यूज ऑफ कंजर्वेटिव सिटीजंस आर गिवन लेस रिस्पेक्ट। यार ऐसा स्टेटमेंट तो आपको ऑटोमेटिकली गलत लगेगा। एनी प्रोविजन दैट हैज स्टेटस ऑफ हायर और फंडामेंटल लॉ हैज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये कहाँ से, ये मतलब दिस इज स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली पढ़ के लग रहा है कि ये गलत है। इसका करेक्ट आंसर भी आपका ए ही होगा, ठीक है। कि इसका मेन पर्पस क्या होता है, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और गवर्नमेंट को लिमिट करना। देखिए आपको याद होगा जॉन लॉक की बात, हाँ, कि लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी वाला सिस्टम, तो बस यही यहाँ पर होता है, ठीक है। वो बोलता है ना कि जॉन लॉक ये बात बोलते हैं कि मेन आर फ्री, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, है ना, एंड नो वन कैन बी सब्जेक्टेड टू द पॉलिटिकल पावर ऑफ अनदर, ये बोलते हैं ना। तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता है कि लॉ का जो था, जो लॉक का जो लिबर्टी एंड इक्वलिटी वाला फॉर्मूला था, वो सारा चीज़ यहाँ पर लागू होता है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रमोट, यहाँ पर एक क्या है, गैप है, फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, दे facilitate private investment, the management of public debt, and the reassurance of vulnerable constituencies। यार कुछ शब्द ऐसे होते हैं घूम जाता है मुंह। चलिए, तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा जब हमें भरना चाहिए, कंप्रोमाइज को देखते हैं। When the constitutions promote कंप्रोमाइज, ये क्या, ये तो ऑटोमेटिकली ये तो सही बैठ नहीं रहा है। ये नेशनल एस्पिरेशन को देखते हैं, दे फैसिलिटेट, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर दे सकता हूँ, बट हम एक बार ट्राई एंड एरर मेथड करके देखते हैं कि हमें, जबकि जरूरी तो नहीं है कि एग्जाम में सारा क्वेश्चन आ ही रहा है, तो हम इसे बिना पढ़े हुए देख रहे हैं कि हाँ सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा लग रहा है। नेशनल एस्पिरेशंस को देखते हैं हम, आसान भाषा में समझिए, राष्ट्रवाद जब ज़्यादा होता है ये, ठीक है। तो द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट एंड द रीएश्योरेंस ऑफ वल्नरेबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये लाइन यहाँ पर इससे मैच नहीं कर रही है, ऑप्शन नंबर बी से। द एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक ऑफिशियल्स ज़्यादा एम्पावर होते हैं तो वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली घटती है। देखिए लिबरलिज्म क्या है यार, कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना है, ठीक है। जितना ही गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा स्ट्रांग होगी, पब्लिक ऑफिशियल जितना ही एम्पावर होंगे, उतना ही वहाँ पर बिजनेस थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि वो होता है रेड टैपिज्म और नौकरशाही, अफसरशाही, लाल फीताशाही, जो भी बोल दीजिए आप, वो चीज़ ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। इंस्पेक्टर राज आ जाता है, तो ओके। चलिए, और ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिबल कमिटमेंट्स, तो इसको भी एक बार फिल करके देखते हैं हम। वेन कॉन्स्टिट्यूशंस प्रमोट क्रेडिबल कमिटमेंट, यानी वो कमिटमेंट एक रखता है अपना, दे फैसिलिटेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट एंड द रीएश्योरेंस ऑफ वल्नरेबल
कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इन तीनों के अलावा ये जो फोर्थ ऑप्शन है आप क्रेडिबल कमिटमेंट, ये सबसे अप्रोप्रिएट फिट होता है। देखिए क्रेडिबल कमिटमेंट अगर रहता है एक कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कमिटमेंट रहेगा उसमें, ठीक है, गवर्नमेंट पावर लिमिटेड रहेगी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट भी रहेगा, आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज जैसे होती हैं और उनको कैसे कंट्रोल करती हैं वो, एंड रीएश्योरेंस ऑफ वल्नरेबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं वल्नरेबल कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका भी रक्षा रहेगी। तो डी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसमें दिखता है, क्रेडिबल कमिटमेंट्स। चलिए आज की क्विज यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू आज के लिए, और वी विल ट्राई कि हाँ हम रेगुलर रहें और डेली ऐसे ही क्विज लाते रहें। थैंक यू, और इस क्विज को शेयर करिए, इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। धन्यवाद।